हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बिहार स्पेशल के क्वेश्चन कराने वाला हूं। इससे पहले मैंने आपको घटना चक्र का बिहार स्पेशल करा दिया है और आज जो है मैं आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में जो पूछे गए हैं बिहार स्पेशल से क्वेश्चन वो लेकर आया हुआ हूं और साथ में ही इसमें घटना चक्र के भी कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आप अगर किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप बीपीएससी टीचर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो है बिहार स्पेशल अप्रोक्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अपने बिहार स्पेशल के क्वेश्चन को। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की प्रमुख चित्रकला है। तो बिहार की प्रमुख चित्रकला है, और ये देखो आपके बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था 71 में। तो बिहार की प्रमुख चित्रकला मधुबनी, तो भाई यही तो करेक्ट है, मधुबनी जो है बिहार की प्रमुख चित्रकला है। और देखो मधुबनी चित्रकला को ही महिलाओं की चित्र शैली भी कहा जाता है। महिलाओं की चित्र शैली भी कहा जाता है। मधुबनी चित्रकला को महिलाओं की चित्र शैली भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें मेन रोल जो है आपकी महिलाओं का होता है, इसीलिए इसे महिलाओं की चित्र शैली भी कहा जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, मधुबनी चित्रकला को ही मिथिला चित्रकला भी कहा जाता है। मिथिला चित्रकला, ठीक है, मिथिला चित्रकला भी मधुबनी चित्रकला को ही कहा जाता है। मधुबनी चित्रकला को ही मिथिला चित्रकला भी कहते हैं। इतना आप लोग को ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट, पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई। तो भाई वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बीपीएससी टीचर के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बीपीएससी एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1925, तो भाई यही करेक्ट है। 1925 में पटना मेडिकल कॉलेज का स्थापना हुआ था। अगर आपसे पूछ ले कि पटना संग्रहालय का स्थापना कब हुआ था, पटना संग्रहालय आपसे पूछ सकता है पटना संग्रहालय का स्थापना कब हुआ था। तो पटना संग्रहालय का स्थापना हुआ था 1917 में। ठीक है, कब हुआ था, तो पटना संग्रहालय का स्थापना 1917 में। अगर नालंदा संग्रहालय पूछ ले कि नालंदा संग्रहालय का स्थापना कब हुआ है, तो नालंदा संग्रहालय का भी स्थापना हुआ है आपके 1917 में। ठीक है, नालंदा संग्रहालय का भी स्थापना कब हुआ है, तो ये भी हुआ है आपके 1917 में। पटना संग्रहालय और नालंदा संग्रहालय दोनों 1917 याद रख लीजिएगा। अगर आपसे पूछ ले पटना हाईकोर्ट का स्थापना पूछ ले, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए भाई। पटना हाईकोर्ट ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। पटना हाईकोर्ट अगर आपसे पूछ ले तो 1916 के साथ आपको चले जाना है। 1916 पटना हाईकोर्ट। पटना लॉ कॉलेज अगर पूछ ले, पटना लॉ कॉलेज तो पटना लॉ कॉलेज 1909 में हुआ था। पटना लॉ कॉलेज का स्थापना। नेक्स्ट आप लोग याद रख लियो बीएन कॉलेज। तो भाई बीएन कॉलेज का स्थापना कब हुआ था, तो 1921 में आपके बीएन कॉलेज का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट याद रख लेना आप लोग पटना कॉलेज। तो पटना कॉलेज का स्थापना हुआ था 1863 में। पटना कॉलेज का स्थापना 1863, और टीआरई के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका। तो पटना कॉलेज 1863। अगर पूछ ले पटना महिला कॉलेज आपसे पूछ सकता है भाई, और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। पटना महिला कॉलेज 1940 में। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन आपके टीआरई के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, पटना महिला कॉलेज। अगर आपसे पूछ ले कि साइंस कॉलेज का स्थापना कब हुआ है, साइंस कॉलेज का स्थापना कब हुआ था भाई, तो ये 1927 में साइंस कॉलेज का स्थापना। एंड अगर आपसे बिहार विद्यापीठ पूछा जाए कि बिहार विद्यापीठ का स्थापना कब हुआ है, तो ये 1921 के साथ चले जाना आप लोग। बिहार विद्यापीठ कब, तो 1921 के साथ आप लोगों को चले जाना है। और फ्रेंड्स देखो, यहाँ पर मैंने जितने भी स्टैब्लिशमेंट डेट से रिलेटेड क्वेश्चन था यहाँ पर मैंने आपसे डिस्कस किया, तो अप्रोक्स क्वेश्चन मैंने यहाँ डिस्कस कर दिया है। तो यही सब में से आपका कोई ना कोई एक क्वेश्चन टकराता हुआ आपके एग्जाम में दिख जाएगा। और देखो, जितना भी इंपॉर्टेंट हो सकता था मैंने कर दिया एक ही स्लाइड में, तो आपको कहीं और से ढूंढने की जरूरत नहीं है। एक ही स्लाइड में आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाता है। तो देखो मैंने कितने क्वेश्चन कर दिया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो भाई एक स्लाइड में आपको 10 पॉइंट क्लियर कराया है मैंने। तो सोच लो कि अगर आपका एग्जाम में आता है तो आप कितने इजीली से मार्क्स स्कोर कर सकते हो। एक ही स्लाइड में मैंने जितना भी क्वेश्चन बन सकता था आपका उतना अप्रॉक्स यहाँ पर करा दिया है। बस 2 मिनट के अंदर में 10 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो समझो भाई कि अगर आप लोग अच्छे से कर लेते हो, इससे नोट्स बना करके आप लोग तैयारी करते हो ना, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो अपने एग्जाम में। मेरा ये गारंटी है, आपसे 100% कहता हूँ कि आप लोग अगर अच्छे से नोट्स बना के करते हैं तो आपका जो है 80 से 90% क्वेश्चन तो भाई एकदम बिल्कुल सही होने वाला है, और यहाँ से टैली करेगा 80 से 19% क्वेश्चन। अगर आप लोग नोट्स सही से बना लेते हैं तो। नोट्स नहीं बनाएंगे तो फिर मैं नहीं कह सकता हूँ। नोट्स अगर बनाते हैं तो आपको 80 से 90% फायदा बस यूट्यूब के क्लास से मिल जाएगा। ये आप लोग देख लेना अपने एग्जाम में।
नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमारगुप्त, तो भाई यही कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। और कब स्थापना हुआ था इसका नालंदा विश्वविद्यालय का? तो 5वीं शताब्दी में हुआ था। 5वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था। और इसे विध्वंस किसने करा है? नालंदा विश्वविद्यालय को जो विध्वंस करा था ये किसने करा था? तो भाई ये बख्तियार खिलजी ने करा था। बख्तियार खिलजी, ठीक है। तो बख्तियार खिलजी ने इसका विध्वंस करा था। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को विध्वंस करा था, ठीक है। और इसमें जो है बौद्ध दर्शन का शिक्षा दिया जाता था। बौद्ध दर्शन का शिक्षा। तो नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध दर्शन का शिक्षा दिया जाता था। तो एजुकेशन किसका दिया जाता था भाई? तो बौद्ध दर्शन का शिक्षा दिया जाता था आपके नालंदा विश्वविद्यालय में। इतना आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। और विध्वंस तो आप लोगों को जरूर याद रख लेना है कि विध्वंस किसने किया है नालंदा विश्वविद्यालय का? तो बख्तियार खिलजी ने करा था विध्वंस। ओके, तो विध्वंस आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको विध्वंस याद रख लेना है। धर्मपाल से याद रख लेना आप लोग, धर्मपाल से याद रख लेना कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना आपके धर्मपाल ने किया था, ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना धर्मपाल ने किया था। और धर्मपाल मतलब ये किसने? पाल शासक से जुड़े हुए थे। और पाल शासक के टाइम पे जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ है। और ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ है भाई? तो ये 8वीं शताब्दी में हुआ है। 8वीं शताब्दी में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था। अच्छा, अगर आपसे पूछ लेगा कि नालंदा विश्वविद्यालय का जो स्थापना हुआ था वो किसके काल में हुआ था? तो भाई ये जो हुआ था गुप्त शासक के काल में हुआ था, ठीक है। तो गुप्त शासक के काल में जो है आपके नालंदा विश्वविद्यालय के का स्थापना हुआ था। तो गुप्त शासक के काल में जो है नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था। इसको भी ध्यान में आप लोग रख लीजिएगा। श्रीगुप्त से आप लोगों को क्या याद रख लेना है? तो श्रीगुप्त से याद रख लीजिएगा गुप्त वंश के संस्थापक। तो गुप्त वंश के संस्थापक आपके श्रीगुप्त हो जाते हैं। गुप्त वंश के संस्थापक आपके श्रीगुप्त हो जाते हैं। ओके, एंड समुद्रगुप्त से याद रख लीजिएगा भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट, बिहार का प्रमुख लोक नृत्य है। तो बिहार का प्रमुख लोक नृत्य भाई फोक डांस बिहार का पूछ लिया आपसे। विदेशिया, लौंडा नाच, धोबिया, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो देखो विदेशिया भी है, लौंडा नाच भी है, धोबिया भी है, मतलब कि एक से अधिक यहाँ करेक्ट आंसर होने वाला है आपका। और साथ में आप लोग याद रख लीजिएगा कठघोरवा भी वहां का है, ठीक है। कर्मा भी याद रख लीजिएगा, कर्मा। झिझिया भी याद रख लीजिएगा, झिझिया। छऊ याद रख लीजिएगा, छऊ। क्या याद रख लीजिएगा? छऊ। तो कटघोरवा, कर्मा, झिझिया, छऊ, विदेशिया, लौंडा नाच, धोबिया, ये सभी बिहार के प्रमुख लोक नृत्य हो जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल बिहार के स्थान कौन कौन से हैं? तो बिहार का कौन कौन सा स्थान है जो कि विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है यूनेस्को के द्वारा बिहार का। तो महाबोधि मंदिर, नालंदा महाविहार, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, सदाकत आश्रम। तो पहला तो भाई यही याद रख लेना कि आपका जो महाबोधि मंदिर है ये शामिल किया गया है। और कब ये शामिल किया गया है विश्व विरासत सूची में? तो ये 2002 में शामिल किया गया था, 2002 में, ठीक है, 2002 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट आपका क्या है? नालंदा महाविहार। तो भाई ये भी आपका जो है विश्व विरासत सूची में शामिल है। तो और ये कब शामिल किया गया था? तो 2016 में शामिल किया गया था आपके विश्व विरासत सूची में। तो ये दो जगह है, महाबोधि मंदिर और नालंदा विश्वविद्यालय, बस मात्र यही दो जगह है जो आपके विश्व विरासत सूची में शामिल हैं, ठीक है। तो बिहार का ये मात्र दो जगह है जो कि विश्व विरासत सूची में शामिल है। एक महाबोधि मंदिर जिसको 2002 में यूनेस्को ने शामिल करा है, और एक नालंदा महाविहार जिसे 2016 में यूनेस्को ने शामिल करा है विश्व विरासत की लिस्ट में, ठीक है। सदाकत आश्रम भाई, तो सदाकत आश्रम ये सब तो नहीं है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये भी नहीं है। ओके, तो ये भी आपको याद रख लेना है, बस यही दो है। नेक्स्ट, बिहार में नवपाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। तो नवपाषाण काल के साक्ष्य चिरांद, चेचर, शतपथ ब्राह्मण, कृतिलता। तो भाई देखो चिरांद भी है, नवपाषाण काल का साक्ष्य चिरांद और एक चेचर, दोनों है, ठीक है। तो ए और बी दोनों आपको यहाँ पर जाना है। ए और बी दोनों जो है आपके नवपाषाण काल के साक्ष्य हैं। चिरांद जो है सारण में है। चिरांद कहाँ है? तो चिरांद जो आपके सारण में है, और चेचर जो है वो वैशाली में है। चिरांद सारण में और चेचर जो है वो वैशाली में हो जाता है, ठीक है, चेचर वैशाली में। शतपथ ब्राह्मण से आप लोग क्या याद रखोगे? तो बिहार का स्पष्ट उल्लेख जो है शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। बिहार का
स्पष्ट उल्लेख, बिहार का स्पष्ट उल्लेख अगर पूछ लेगा तो ये शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। बिहार का स्पष्ट उल्लेख जो है शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। एंड कृति लता है एक विद्यापति की जो एक रचना है, कृति लता विद्यापति का एक रचना है, विद्यापति का एक रचना है कृति लता, विद्यापति की रचना है कृति लता। इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा, बिहार से रिलेटेड है, हो सकता है कि आ जाए। तो विद्यापति का रचना है कृति लता। नेक्स्ट, वृद्धरथ वंश के संस्थापक कौन थे? तो वृद्धरथ वंश के फाउंडर ऑफ वृद्धरथ डायनेस्टी पूछा है। वृद्धरथ, बिंबिसार, महापद्मनंद, गोपाल। तो वृद्धरथ वंश के संस्थापक जो थे वो खुद वृद्धरथ थे भाई, वृद्धरथ थे। और देखो इनका जो राजधानी था, राजधानी जो था वो राजगीर, राजगीर, राजगीर या फिर उसी को गिरिवज्र भी कहा जाता था, गिरिवज्र। ठीक है, राजगीर या गिरिवज्र इसका राजधानी था आपके बृहदत्त वंश का, और इसके संस्थापक बृहदत्त हो जाते हैं। बिंबिसार जो थे ये हर्यक वंश के संस्थापक थे, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। महापद्मनंद जो थे ये नंद वंश के संस्थापक थे, महापद्मनंद जो थे ये नंद वंश के संस्थापक हो जाते हैं। और गोपाल जो थे ये पाल वंश के संस्थापक थे, पाल वंश के संस्थापक थे। और इनकी राजधानी कहाँ पर थी भाई? तो ये मुंगेर में थी इनकी राजधानी। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल थे, और इसकी राजधानी जो है मुंगेर में था। ठीक है, और गोपाल पाल वंश से आपको क्या याद रख लेना है? एक आपने याद अभी तो रखा था ना कि जो आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना जो है पाल शासक पाल वंश के टाइम पर ही हुआ था। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना पाल वंश के टाइम पर हुआ था। पहले अभी मैंने कुछ देर पहले इसको डिस्कस करा है आपके साथ। नेक्स्ट, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश के संस्थापक भाई ये चंद्रगुप्त मौर्य, तो बिल्कुल चंद्रगुप्त मौर्य जो होते हैं मौर्य वंश के संस्थापक हो सकते हैं। और देखो चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना चाणक्य की सहायता से, चाणक्य की सहायता से जो है मौर्य वंश का स्थापना किए थे। चाणक्य, चाणक्य की सहायता, या फिर जिसे आप कहते हो कौटिल्य, कौटिल्य या चाणक्य दोनों इन्हीं का नाम था। तो कौटिल्य या चाणक्य की सहायता से जो है मौर्य वंश का स्थापना किए थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि मौर्य वंश का जो स्थापना किया गया था किसकी सहायता से किया गया था? तो चाणक्य या फिर उसी को कौटिल्य भी कहा जाता है। तो चाणक्य या कौटिल्य की सहायता से मौर्य वंश का स्थापना किया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। समुद्रगुप्त से आप लोग एक बात याद रख लीजिएगा, समुद्रगुप्त से एक बात आपको ये याद रख लेना है। पहली बात तो यही कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, और दूसरा जो है इसके समय ही जो है ना श्रीलंका का राजा, श्रीलंका का राजा मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर का अनुमति मांगा था। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन, मेघवर्मन ने क्या किया था? गया में बौद्ध मंदिर बनाने का अनुमति मांगा था, गया में बौद्ध मंदिर बनाने का अनुमति मांगा था। ठीक है, बौद्ध मंदिर बनाने का अनुमति मांगा था, बनाने का अनुमति मांगा था, अनुमति। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। नेपोलियन, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। और एक बात ये याद रख लेना कि श्रीलंका के राजा जो मेघवर्मन थे इन्होंने गया में बौद्ध मंदिर बनवाने का अनुमति मांगा था समुद्रगुप्त से। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपका क्लियर हो गया होगा इतना बात जो मैं कह रहा हूं। अशोक से याद रख लीजिएगा, अपने शासन के जो 90 वर्ष जो है ना ये कलिंग पर आक्रमण किया था। 90 वर्ष क्या किया था? अपने शासन के 90 वर्ष जो है कलिंग पर आक्रमण किया था। ठीक है, कलिंग पर आक्रमण। तो अशोक ने अपने शासन के 90 वर्ष जो है कलिंग पर आक्रमण किया था। इस बात को आपको ध्यान में यहाँ पे इस बात से रख लेना है, इस पॉइंट से। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्रथम बौद्ध संगति कहां पर हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगति जो है राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। तो प्रथम बौद्ध संगति जो है भाई वो राजगीर में देखने को मिला था, राजगीर में प्रथम बौद्ध संगति देखने को मिला था। और अब देखो आप लोग इस तरह से याद रख लो, बौद्ध संगति को इस तरह से याद रख लें, कहां पर हुआ है, कौन शासक थे, अध्यक्ष कौन थे। तो सभी मैं बता देता हूं, राजगीर में हुआ था प्रथम बौद्ध संगति। यहां पर लिख लो शासक कौन थे और अध्यक्ष इस टाइम पे कौन थे, ये सभी अभी मैं यहां पर डील कर देता हूं। तो देखो प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था वो राजगीर में या राजगृह में हुआ था। कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था, 483 ईसा पूर्व में। और इसमें जो शासक थे वो कौन थे? तो अजात शत्रु थे, अजात शत्रु इस समय शासक हो जाते हैं। ठीक है, तो पहला बौद्ध संगति के समय शासक अजात शत्रु, और अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप। ठीक है, महाकश्यप। ओके, दूसरा बौद्ध संगति जो हुआ था वो वैशाली में हुआ था। सेकेंड बौद्ध संगति जो हुआ था वैशाली में हुआ था। और कब हुआ था? तो 383 ईसा पूर्व में हुआ था, 383 ईसा पूर्व में हुआ था सेकेंड बौद्ध संगति। और इस समय जो शासक थे वो काला शोक थे, काला
कालाशोक। कालाशोक जो थे इस समय शासक थे, और इस समय अध्यक्ष कौन था भाई? तो शुभाकामी था, शुभाकामी था, शुभाकामी था। कौन था अध्यक्ष? तो अध्यक्ष था शुभाकामी, दूसरी बौद्ध संगति के समय अध्यक्ष। थर्ड बौद्ध संगति जो हुआ है वो पाटलिपुत्र में हुआ है। थर्ड बौद्ध संगति कहाँ हुआ है? पाटलिपुत्र में हुआ है। और इस समय शासक कौन थे? तो शासक थे आपके अशोक। शासक कौन थे? तो अशोक। इसको अपने कॉपी में लिख लेना आप लोग, अशोक। और इस समय अध्यक्ष कौन थे भाई? तो इसमें अध्यक्ष थे मोगली पुत्तिस। मोगली पुत्तिस, मोगली पुत्तिस जो थे इस समय अध्यक्ष थे। तीसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष मोगली पुत्तिस, और किसके शासनकाल में हुआ है? तो अशोक के शासनकाल में हुआ है। और कश्मीर में हुआ था, कश्मीर के कुंडल वन में, कश्मीर के कुंडल वन में, कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था आपका चौथा बौद्ध संगति। कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था आपका चौथा बौद्ध संगति, जिसके शासक आपके कनिष्क थे। कौन थे? कनिष्क। तो कनिष्क के शासन काल में जो है चौथा बौद्ध संगति हुआ था कश्मीर के कुंडल वन में। ओके, नेक्स्ट। बिहार में पहली जैन संगति किसके शासनकाल में हुई? तो देखो, जैन संगति जो पहला हुआ है बिहार में वो चंद्रगुप्त मौर्य, स्थूल भद्र, धर्मपाल, इनमें से कोई नहीं। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था पहला जैन संगति। और इस समय जो अध्यक्ष थे, पहला जैन संगति के समय जो अध्यक्ष थे ये थे स्थूल भद्र, या स्थूल बाहु भी कहा जाता है इन्हें। तो पहला जैन संगति के समय जो अध्यक्ष थे वो स्थूल भद्र थे, या फिर उसे ही स्थूल बाहु भी कहा जाता है, स्थूल बाहु। तो पहला बौद्ध संगति, जैन संगति के समय जो अध्यक्ष स्थूल भद्र या स्थूल बाहु किसके शासनकाल में हुआ है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैन संगति से बात हुआ है तो मैं जैन धर्म के बारे में थोड़ा आपसे डिस्कस कर लेता हूं अभी। तो जैन धर्म, तो जैन धर्म में देखो टोटल जो थे भाई 24 तीर्थकर थे। 24 तीर्थकर। जैन धर्म में कितने तीर्थकर थे? तो 24 तीर्थकर थे। ठीक है, पहला तीर्थकर कौन था? पहला तीर्थकर कौन था? फर्स्ट तीर्थकर कौन था? तो ऋषभ देव थे। पहला तीर्थकर कौन? तो ऋषभ देव। पहला तीर्थकर कौन? तो ऋषभ देव। ठीक है, 24वां तीर्थकर या अंतिम तीर्थकर कौन था? तो 24वां तीर्थकर या अंतिम तीर्थकर था महावीर। कौन थे? महावीर थे, महावीर। और महावीर ही जो थे जैन धर्म के जो थे संस्थापक थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे भाई? महावीर, जो कि 24वें तीर्थकर थे। महावीर का जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था ये 540 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो 540 ईस्वी पूर्व में जो है महावीर का जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कुंडल ग्राम वैशाली में। कुंडल ग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। तो महावीर का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईस्वी पूर्व, 540 ईस्वी पूर्व कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। ओके, एंड इनका मृत्यु कब हुआ है भाई? तो मृत्यु जो हुआ है, महावीर का मृत्यु जो हुआ है ये हुआ है आपके पावापुरी में। मृत्यु कहाँ हुआ है? तो पावापुरी में इनका मृत्यु हुआ है। पावापुरी नालंदा में है। ओके ना, तो पावापुरी में इनका मृत्यु हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो जैन धर्म के बारे में मैंने यहाँ पर आपसे डिस्कस कर लिया है। इतना पॉइंट्स लिख लीजिएगा, इन सभी पॉइंट्स को आप। नेक्स्ट, बिहार पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो बिहार पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी। तो भाई यही बख्तियार खिलजी ही पहला मुस्लिम आक्रमणकारी थे, और इसने 1192 में जो है बिहार में आक्रमण किया था। 1192 में जो है बिहार में आक्रमण किया था। इल्तुतमिश से क्या याद रख लीजिएगा? तो गुलाम वंश के पहले शासक। ठीक है, तो गुलाम वंश के पहले शासक जो थे वो इल्तुतमिश थे। ठीक है, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी का मकबरा जो है भाई वो सासाराम में, शेरशाह सूरी का मकबरा है सासाराम में। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में है। ठीक है, और शेरशाह सूरी से एक बात ये भी याद रख लेना कि चौसा के युद्ध में, चौसा युद्ध जो 1539 ईस्वी में हुआ था, चौसा का युद्ध जो हुआ था भाई वो 1539 में हुआ था। उसमें इसने हुमायूं को हराया था, हुमायूं को हराया था। चौसा युद्ध 1539 में क्या किया था? तो हुमायूं को हराया था आपके शेरशाह सूरी ने। हुमायूं को हराया। ठीक है, तो हुमायूं को हराया था किसमें? तो चौसा के युद्ध में 1539 में जो चौसा का युद्ध हुआ था भाई उसमें हुमायूं को क्या किया था? हराया था 1539 में। नेक्स्ट, यूरोपीय में सर्वप्रथम बिहार कौन आया? तो सर्वप्रथम देखो यूरोपियों में सबसे पहले जो बिहार आया था, हु अमंग द यूरोपियंस फर्स्ट केम टू बिहार? तो भाई देखो पहले जो बिहार आया था यूरोपियों में वो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज इनमें से कोई नहीं। तो भाई वो पुर्तगाली आया था सबसे पहले बिहार। ठीक है, इतना बात को ध्यान रख लीजिएगा। तो सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली आया। और नेक्स्ट आपको यहाँ पे डच से नहीं, अंग्रेज से एक बात आप लोग याद रख लेना कि अंग्रेज ने अपना पहला फैक्ट्री जो है पटना में डाला था। तो फर्स्ट फैक्ट्री जो है अंग्रेज ने अपना पटना में डाला था। फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ डाला था? तो पटना में डाला था। और कब डाला था? तो 1620 में डाला था, 1620 ईस्वी में डाला था। ठीक है, तो अंग्रेजों ने पहला फैक्ट्री अपना पटना में डाला
कब डाला? तो 1620 में डाला। इतना बात को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो बक्सर का युद्ध देखो, व्हेन वाज बक्सर फाइट हेल्ड? तो अक्टूबर 1764, 1765, जून 1674, इनमें से कोई नहीं। तो अक्टूबर 1764 में जो है बक्सर का युद्ध हुआ था। और बक्सर का जो युद्ध हुआ था भाई, वो अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेज और किसके बीच में हुआ था? अंग्रेज और दिल्ली नवाब जो शाह आलम थे, दिल्ली के नवाब जो थे शाह आलम द्वितीय। दिल्ली नवाब कौन थे? शाह आलम द्वितीय, ठीक है। और साथ में याद रख लीजिएगा अवध के नवाब शुजाउद्दौला। अवध के नवाब कौन थे? शुजाउद्दौला। और साथ में जो बंगाल के नवाब थे मीर कासिम के बीच हुआ था। तो अंग्रेज मीर कासिम, ठीक है, मीर कासिम, ये सभी नोट्स बना लीजिएगा आप लोग। तो बक्सर का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था? तो अंग्रेज और दिल्ली के नवाब जो थे शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम, ठीक है, इन दोनों के बीच लड़ा गया था। और अंग्रेज का नेतृत्व जो किया था वो हेक्टर मुनरो ने करा था। अंग्रेज का नेतृत्व किसने करा था? हेक्टर मुनरो ने करा था, अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व। तो आपसे पूछ लेगा कि बक्सर का युद्ध किन किन के बीच हुआ? तो बक्सर का युद्ध जो है अंग्रेज के बीच और दिल्ली के नवाब, अवध के नवाब और बंगाल के नवाब के बीच हुआ था, ठीक है। और अंग्रेज की तरफ से नेतृत्व जो है हेक्टर मुनरो ने किया था। और इसमें जो है अंग्रेज जीत गए थे, इसमें अंग्रेजों ने जीत हासिल किया था। कौन जीता था? तो भाई जीत जो है अंग्रेजों का हुआ था, जीत इसमें अंग्रेज गए थे। और बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद का संधि हुआ था 1765 में। बक्सर युद्ध के बाद क्या हुआ था? क्या हुआ था? तो भाई इलाहाबाद का संधि हुआ था। बक्सर युद्ध के बाद जो है इलाहाबाद का संधि हुआ था, वो 1765 में हुआ था बक्सर युद्ध के बाद। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बक्सर युद्ध के बाद कौन सा संधि हुआ? तो इलाहाबाद का संधि हुआ था 1765 ईस्वी में। नेक्स्ट, बिहार में 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई? तो भाई देखो, बिहार में 1857 की क्रांति वो देवघर के रोहिणी से शुरू हुआ था। देवघर एक जगह है जो उस टाइम पे तो बिहार में हुआ करता था, बट अभी रिसेंट टाइम पे ये झारखंड का एक पार्ट हुआ करता है, ठीक है। तो झारखंड में अभी ये रिसेंट टाइम में देवघर है, बाबा धाम देवघर आप लोग जानते ही होंगे, जहाँ पे आप लोग पूजा करने के लिए आते हो। तो भाई अभी ये रिसेंट में देवघर जो है ये झारखंड का एक पार्ट हुआ करता है। एंड दैट टाइम ये जो था बिहार का एक पार्ट हुआ करता था। तो 1857 की क्रांति जो है बिहार में शुरू हुआ है वो देवघर से शुरू हुआ है। देवघर में भी कहाँ? तो एक रोहिणी जगह है, रोहिणी एक जगह है भाई देवघर में, वहीं से शुरू हुआ है आपका पहला जो ये 1857 की क्रांति, ठीक है। तो 1857 की क्रांति स्टार्ट कहां से हुआ है? तो रोहिणी देवघर से हुआ है। और किससे हुआ है भाई? तो ये 32वीं रेजिमेंट के द्वारा किया गया था, 32वीं रेजिमेंट के द्वारा किया गया है, 32वीं रेजिमेंट के द्वारा। और कब किया गया था? तो 12 जून 1857 को ये देवघर में विद्रोह हुआ था। तो बिहार में 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुआ था? तो देवघर रोहिणी से शुरू हुआ था, 32वीं रेजिमेंट के द्वारा शुरू हुआ था और 12 जून 1857 को शुरू हुआ था, ठीक है। पटना से याद रख लीजिएगा, जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया है वो पटना से एक पुस्तक विक्रेता थे पीर अली ने नेतृत्व किया है। और कब किया है? तो जुलाई 1857 में जो है पटना से पीर अली ने नेतृत्व करा है। जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह ने नेतृत्व करा था। जगदीशपुर से किसने नेतृत्व करा है 1857 की क्रांति का? तो कुंवर सिंह ने नेतृत्व करा है। और ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए भाई, ओके। एक बात आप लोग ये भी याद रख लेना कि रोहिणी में जो विद्रोह हुआ था इसको आखिर दबाया किसने था? रोहिणी में जो विद्रोह हुआ था इसको दबाया किसने था? किसी अंग्रेज ने दबाया था। तो किसने दबाया था ये बता दो आप लोग। तो इसे मेजर मैकडोनाल्ड ने दबाया था, मेजर मैकडोनाल्ड ने जो है तो मेजर मैकडोनाल्ड ने देवघर में हुई जो 1857 की क्रांति को दबाया था। तो मेजर मैकडोनाल्ड जो है दबा दिए थे 1857 की क्रांति को देवघर में, ठीक है। और 1857 की क्रांति के समय जो आपके पटना के कमिश्नर कौन थे? 1857 की क्रांति के समय जो पटना के कमिश्नर कौन थे ये भी पूछ सकता है। तो पटना के कमिश्नर थे विलियम टेलर। कौन थे भाई? तो पटना के कमिश्नर विलियम टेलर।
तो 1857 की क्रांति के समय पटना के कमिश्नर कौन थे भाई? तो विलियम टेलर आपके पटना के कमिश्नर हो जाते हैं। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, 32वीं रेजिमेंट का मुख्यालय विद्रोह के बाद कहां कर दिया गया? तो देखो, जो हेडक्वार्टर था 32वीं रेजिमेंट का, जो रोहिणी में हुआ करता था, तो वो विद्रोह के बाद 1857 के विद्रोह के बाद रोहिणी से कहां कर दिया गया था? तो भागलपुर, मुंगेर, पटना, इनमें से कोई नहीं। तो भाई वो भागलपुर कर दिया था। विद्रोह के बाद जो है ये मुख्यालय जो था रोहिणी से आपका मुंगेर कर दिया, भागलपुर कर दिया गया था। ठीक है, भागलपुर कर दिया गया था। नेक्स्ट, बहावी आंदोलन का केंद्र कहाँ था? तो बहावी आंदोलन का केंद्र, सेंटर ऑफ बहावी आंदोलन, तो बहावी आंदोलन का केंद्र जो है भाई वो पटना हो जाता है आपका। बहावी आंदोलन का केंद्र पटना। और देखिए, इसे स्टार्ट किसने करा था? बहावी आंदोलन को स्टार्ट किसने करा था? बताओ तो, आप लोग बता सकते हो? तो भाई बहावी आंदोलन को स्टार्ट किया था सैयद अहमद बरेलवी ने। सैयद अहमद बरेलवी, अहमद बरेलवी, सैयद अहमद बरेलवी ने जो है बहावी आंदोलन को स्टार्ट करा था। और बिहार में इससे जुड़े हुए थे कौन? पटना में इससे जुड़े हुए थे विनायत अली, इनायत अली। ठीक है, बिहार में इससे जुड़े हुए थे बहावी आंदोलन से विनायत अली और इनायत अली। बिहार में इससे जुड़े हुए थे विनायत अली और इनायत अली जो है बहावी आंदोलन से जुड़े हुए थे। और इसका केंद्र कहाँ हुआ करता था? तो पटना हुआ करता था। इतना ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट, मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ? तो मुजफ्फरपुर बम कांड जो हुआ था आपके 1908 1909। तो भाई ये 1908 में हुआ था। और कब हुआ था? तो मंथ के साथ आप लोग याद रख लेना। तो भाई ये 30 अप्रैल 1908 में आपका मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था। अभी ट्रेंड में चला हुआ है कि आपको मंथ भी पूछा जाता है। तो 30 अप्रैल 1908 में जो है मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था। देखो, मुजफ्फरपुर बम कांड में एक्चुअली हुआ क्या था? तो भाई इसमें जो आपके ना किंग्स फोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका गया था। किसकी गाड़ी पर? तो किंग्स फोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका गया। किंग्स फोर्ड की गाड़ी पर क्या फेंका गया? तो बम फेंका गया। बम फेंका गया था, बम। ठीक है, तो किंग्स फोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका गया था, लेकिन किंग्स फोर्ड बच गए और उनका जो पत्नी और बच्चा था उसका डेथ हो गया। ठीक है, और इस बम कांड में, जो मुजफ्फरपुर बम कांड में शामिल कौन कौन थे? तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, यही दोनों वो शख्स थे जिन्होंने जो है किंग्स फोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका था। तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्स फोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका था, बट किंग्स फोर्ड बच गए और उनका जो वाइफ एंड जो बच्चा था वो डेथ कर गया था। और इसी के तहत, जो मुजफ्फरपुर बम कांड के तहत जो है खुदीराम बोस को जो है फांसी का सजा सुनाया गया था। फांसी का सजा सुनाया गया और प्रफुल्ल चाकी ने सुसाइड कर लिया था। ठीक है, सुसाइड कर लिया था। खुदीराम बोस को फांसी का सजा सुनाया गया था एंड प्रफुल्ल चाकी ने सुसाइड कर लिया था। और आपके ये बीपीएससी टीचर के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है टीआरई 3rd में। आई होप कि टीआरई 4th में भी यहाँ से एक क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। उस समय दिया था फांसी किसे मिला है, हो सकता है इस समय दे दे कि सुसाइड किसने करा था मुजफ्फरपुर बम कांड में। तो कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैं A to Z पॉइंट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको मेरा सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर जरूर कर देंगे और साथ में कमेंट आप लोग करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, मैं आपके लिए इतना मेहनत तो करता हूं बट आप लोग सब्सक्राइब नहीं करवाते हो, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करवाएं भी, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ही मेहनत करता हूं। और अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे यार तो फिर मन नहीं लगता है। ठीक है, तो सपोर्ट आप लोग कीजिए। आप लोगों को मैं बेटर से बेटर कंटेंट हमेशा प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो चलिए फिर आगे देखते हैं हम लोग अपने आगे के क्वेश्चन को क्या है। और अच्छा, और एक बात आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि जो है मैंने टेलीग्राम का लिंक अपने चैनल पे डाल दिया है। तो जो भी मेरे साथ टेलीग्राम पे ज्वाइन होना चाहते हैं ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर मैं आपको जो है सभी क्लास का PDF देता हूँ। तो आप लोग मेरे साथ टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। लिंक मेरे यूट्यूब चैनल पे है, आप लोग वहाँ से मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम पे, और वहाँ पे आपको डेली PDF मिल जाया करेगा। ठीक है, पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की? तो पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना सचिंद्रनाथ सान्याल। तो भाई यही सचिंद्रनाथ सान्याल जो है पटना में अनुशीलन समिति का स्थापना किए थे, 1913 में स्थापना किए थे। बट जो बनारस में था, बनारस में अनुशीलन समिति का स्थापना हो चुका था 1908 में ही। बनारस में अनुशीलन समिति का स्थापना जो है 1908 में ही हो चुका था। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग कि 1913 में तो पटना में हुआ है, लेकिन बनारस में अनुशीलन समिति का स्थापना जो है 1908 में हो चुका था। नेक्स्ट, बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की? इंपॉर्टेंट हो सकता है,
बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, तो राजेंद्र प्रसाद, तो भाई देखो बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का स्थापना राजेंद्र प्रसाद ने ही करा है। और कब करा है, तो 1906 में जो है बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का स्थापना करा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। RN मधुलोकर से आप लोग याद रख लीजिएगा, ये 1912 के बांकीपुर अधिवेशन, 1912 के बांकीपुर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। बांकीपुर, जो बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है, उसमें जो अध्यक्ष थे, बांकीपुर अधिवेशन के अध्यक्ष थे आपके RN मधुलोकर। बांकीपुर अधिवेशन के अध्यक्ष, बांकीपुर अधिवेशन, ठीक है। तो बिहार का ये पहला अधिवेशन था, बिहार का पहला अधिवेशन था 1912 का बांकीपुर अधिवेशन, जो ये, और ये 27वां अधिवेशन था, 27वां अधिवेशन था, 27वां अधिवेशन था। बट ये बिहार का पहला अधिवेशन था जिसका अध्यक्षता RN मधुलोकर ने करा था, और ये अधिवेशन जो है बांकीपुर में हुआ था। ओके फ्रेंड्स, एंड चितरंजन दास से याद रख लीजिएगा 1922 का गया अधिवेशन, 1922 का क्या था, तो गया अधिवेशन, और बिहार का ये दूसरा अधिवेशन था, गया अधिवेशन। बिहार का जो दूसरा अधिवेशन था चितरंजन दास ने करा था, 1922 में करा था, और ये गया अधिवेशन था। एक याद रख लीजिएगा आप लोग 1940 का रामगढ़ अधिवेशन, ठीक है, रामगढ़, 1940 का रामगढ़ अधिवेशन। और ये बिहार का तीसरा अधिवेशन। बिहार में टोटल 3 अधिवेशन हुए थे, 1912, 1922, 1940, बिहार में टोटल 3 अधिवेशन हुए थे। बट ये जो 1940 में रामगढ़ अधिवेशन हुआ था, ये उस टाइम तो बिहार में हुआ करता था, बट अभी जो है रामगढ़ ये झारखंड का पार्ट है, ठीक है। लेकिन बिहार में टोटल 3 अधिवेशन हुए, 1912 बांकीपुर, 1922 गया, और 1940 रामगढ़ अधिवेशन। और इसका किसने अध्यक्षता करा था, तो अबुल कलाम आजाद ने, अबुल कलाम आजाद ने 1940 के रामगढ़ अधिवेशन का अध्यक्षता करा था। बिहार होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे, तो होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे मजरूल हक, भाई मजरूल हक इसके संस्थापक थे। बिहार होम रूल आंदोलन के संस्थापक मजरूल हक हो जाते हैं। ओके, और इन्होंने एक मदरलैंड पत्रिका भी निकाला था, मदरलैंड पत्रिका के ये संपादक थे, ठीक है। मदरलैंड पत्रिका के संपादक कौन थे, तो मजरूल हक थे। मदरलैंड पत्रिका के संपादक कौन थे, तो मजरूल हक थे। खेरू मियाँ की जमीन पर सदाकत आश्रम बना था, इसको भी आप लोग ध्यान में रख के चल सकते हो। नेक्स्ट, बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय BN कॉलेज की स्थापना कब हुई, तो BN कॉलेज मैंने बताया है 1921 में BN कॉलेज का स्थापना हुआ था। और किसने करा था, राजेंद्र प्रसाद और फजलुल रहमान ने करा था, राजेंद्र प्रसाद और फजलुल रहमान ने करा था, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। किसने करा था, तो राजेंद्र प्रसाद और फजलुल रहमान, साथ में फजलुल रहमान ने BN कॉलेज का स्थापना करा था 1921 में। ओके, नेक्स्ट, बिहार से प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो बिहार से प्रकाशित पहला समाचार पत्र भाई दी हेराल्ड, तो दी हेराल्ड ही पहला समाचार पत्र था जो बिहार से था। और ये जो है इंग्लिश में छपता था, ठीक ना, इंग्लिश में छपता था, इसको भी याद रख लीजिएगा। और बिहार हेराल्ड कब छपा था, तो 1857 में ये छापा गया था, 1857 में इसका प्रकाशन किया गया था। और इसके संपादक कौन थे, दी हेराल्ड के संपादक कौन थे, तो गुरु प्रसाद सेन, बाबू जो गुरु प्रसाद सेन थे, गुरु प्रसाद सेन जो है बिहार हेराल्ड के संपादक थे, गुरु प्रसाद सेन वो बिहार हेराल्ड के संपादक हो जाते हैं। ओके, तो ये सभी पॉइंट्स को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। मदरलैंड से याद रख लेना आप लोग, मजरूल हक, मदरलैंड पत्रिका किसने लिखा है, तो मजरूल हक ने लिखा है, और 1923 में ये हुआ था, ठीक है, 1923 में। और किसने, तो मजरूल हक। बिहार बंधु क्या है, तो बिहार बंधु है बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है, तो बिहार बंधु। नेक्स्ट, अच्छा, तो फ्रेंड्स हमारा आज का सेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। और मैंने आज जो है आपको हिस्ट्री का क्वेश्चन कराया है, और भी मैं एक पार्ट दूंगा हिस्ट्री का, बिहार स्पेशल का हिस्ट्री का, और मैं एक आपको पार्ट प्रोवाइड कराऊंगा। ये पार्ट 1 था, और एक पार्ट दूंगा जिसमें आपका हिस्ट्री पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा बिहार स्पेशल का। उसके बाद फिर आपको ज्योग्राफी का भी दूंगा बिहार स्पेशल, और फिर जो भी और हो सकते हैं बिहार स्पेशल से वो मैं आपको कराने वाला हूँ। तो आज जो है आपको हिस्ट्री का ज्योग्राफी का पार्ट 1 मिला है, कल जो है इसका पार्ट 2 भी दूंगा आपको, ठीक है, और फिर ज्योग्राफी का भी आपको दिया जाएगा। तो चलिए फिर मैं मिलता हूँ कल आप लोगों से किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।